आईएएस अफसर इफ्तिखारुद्दीन के मामले में एसआईटी के डीजी सीबीसीआईडी आज कानपुर पहुंचेंगे। जीएल मीना के शाम तक कानपुर पहुंचने के इम्कानात हैं। वाज़ेह हो कि इफ्तिखारुद्दीन पर मजहबी तबलीग और तशहीर का इल्ज़ाम है। उत्तर प्रदेश की हुकूमत के नोटिस लेने के बाद कार्रवाई शुरू हुई थी। इफ्तिखारुद्दीन के खिलाफ बढ़ाई गई जांच पर अक़लियती तबके में नाराजगी पाई जा रही है। सियासी और समाजी तंजीमों के लोगों का मानना है कि इलेक्शन के पेश नज़र अहम और पढ़े लिखे मुसलमानों के खिलाफ योगी हुकूमत इस तरह की कार्रवाई कर रही है। कलीमुद्दीन के बाद अब इफ्तिखारुद्दीन को नया हदफ बनाया जा रहा है। और इस हवाले से एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश हुकूमत सीनियर आईएएस अफसर इफ्तिखार के 6 साल पुराने वीडियो की तहकीकात के लिए एक एसआईटी तश्कील दी है। वीडियो को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताया गया है और उस वक्त की है जब ये हुकूमत इक़्तिदार में भी नहीं थी। ये मजहब की बुनियाद पर खुलेआम हरासा करना है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि अगर पैरामीटर ये है कि किसी भी अफसर को मजहबी सरगर्मियों से मुंसलिक न किया जाए तो दफातर में तमाम मजहबी अलामतों तस्वीर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए। अगर घर में महज अकीदे पर बहस करना जुर्म है तो अवामी मजहबी तकरीब में शरीक होने वाले किसी भी अफसर को सजा दे। आखिर ये दोहरा मयार क्यों? हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक कमर, आईएएस अफसर इफ्तिखारुद्दीन के हवाले से जिस तरह से सियासत हो रही है, 6 साल पुराना वीडियो है, अब उसको खंगालने की जरूरत क्यों पड़ गई? बहुत अहम सवाल है मुनव्वा। देखिए, बुनियादी बात यही है कि जिस अंदाज की सियासत उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है उस पर जो अमन पसंद लोग हैं, जो बाकायदा जमहूर और दस्तूर में यकीन रखने वाले लोग हैं, वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं, अफसोस का इजहार कर रहे हैं। मौलाना कलीमुद्दीन के मामले में भी देखिए जिस अंदाज से कार्रवाई की गई, उसके गाँव में जाकर उन तमाम करीबो जवार में जाकर लोगों ने बात की, कोई भी एक ऐसा सबूत नहीं मिला उनके खिलाफ, अमली सबूत कोई एक ऐसा शख्स नहीं मिला जो ये कह सके कि हाँ उन्होंने जबरन मजहब तब्दीली का मामला भी किसी के सामने रखा हो। यही मामला इफ्तिखारुद्दीन का है, सीनियर आईएएस है, और इसको लेकर भी अक़लियती तबके के जो जिम्मेदार अफराद हैं उनमें बहुत तशवीश पाई जाती है। और लोगों का मानना यही है, देखिए अब लोग साफ साफ कह रहे हैं कि ये सिर्फ सियासत है और ऐसी सियासत है जो मजहबी खतूत पर की जा रही है, और इस सियासत से शायद बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचता है, इसलिए बीजेपी अपनी कदीम कदमों की तरफ लौट रही है। ऐसा मानना है अक़लियती तबके के जिम्मेदार लोगों का, उलमाए किराम का भी, दानिशवरों का भी, और वो तबका जो सियासत में खासी दिलचस्पी रखता है उसका भी यही कहना है कहीं ना कहीं कि बीजेपी उन इक़्तिदार की तरफ वापस आ रही है जिससे उसे फायदा पहुंच सकता है सियासी तौर पर आने वाले असेंबली इंतखाबात में। तो देखिए, जो कुछ भी इल्जाम तराशियां की जा रही हैं, जिस अंदाज की बातें की जा रही हैं, उसको बहुत संजीदा और खौफ की जरूरत है, संजीदा नोटिस देने की जरूरत है। और कुछ तंजीमों ने, कुछ लोगों ने हुकूमत से मुतालबा भी किया है कि वो इन तमाम चीज़ों को छोड़कर तामीरी काम की तरफ तवज्जो दे, ऐसे काम करे जिससे आवाम का रुझान उसकी तरफ राग़िब हो और उसके वोट बैंक में इजाफा हो सके। इसकी तो नफरत बढ़ेगी, ऐसे इकदाम से कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन देखिए, ये हुकूमत के अपने मामलात हैं, अब देखना यही है कि मुतालबात का क्या असर होता है। जो गम गुस्सा है खास तौर से अक़लियती तबकों में और अमन पसंद शहरियों में, उनकी यानी क्या कोई रद्द-ए-अमल सामने आता है, और ये देखने की बात है। लेकिन फिल वक्त तो यही है मुनव्वा कि जिस अंदाज की कार्रवाइयाँ की गई हैं उस पर एक बड़ा तबका हुकूमत से नाराज नजर आता है। बिल्कुल तारिक कमर, और वहीं जहां पर इसको इलेक्शन से जोड़कर भी देखा जा रहा है, लेकिन कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट भी किया और ये कि फिर तो सभी अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मजहब की ही बात है तो वो अफसर भी जो मजहबी प्रोग्राम में शरीक होते हैं तो कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक का मामला है तो उसमें उन्होंने जो आवाज़ें उठाई हैं तो वो जाहिर है कि वो आईन और दस्तूर की रोशनी में उठाई हैं। अगर वाकई किसी एक खास अफसर को टारगेट किया जाता है तो ये अपने आप में बहुत अहम बात है, काबिल गौर है, और कुछ लोगों ने इसे काबिल मजम्मत भी करार दिया है। तो जाहिर है कि अगर ये तशहीर तबलीग का मामला आदमी घर पर रहकर कर रहा है और उसमें कोई दस्तूरी कोई परेशानी नहीं है, आइन और दस्तूर उसकी इजाज़त देता है, तो उसमें कोई दुश्वारी होनी नहीं चाहिए। लेकिन देखिए, बार बार वही कहा जाता है कि जाहिर है कि एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक ऐसा माहौल जिससे एक मखसूस जमात को फायदा पहुंच सकता है, एक ऐसा माहौल जिससे लोगों में मजहबी बुनियाद पर तफरीक पैदा हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जमहूर के लिए, दस्तूर के लिए भी नुकसानदेह है, मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है, और उन तमाम अमन पसंद लोगों को तशवीश में मुब्तला कर रहे हैं ये इक़दाम
जो बहुत अमन सुकून की जिंदगी बसर करना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान को बेहतरीन मिसाल समझते हैं जमहूर दस्तूर की। मुनव्वा तारिक, लेकिन जब हम इस तरह की कार्रवाई देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से अफसरान पर ही होती है, IAS ओहदे पर जो है, तो ऐसे में उस रियासत के एडमिनिस्ट्रेशन पर किस तरह का असर पड़ सकता है? बहुत अहम सवाल आपका है ये। देखिए, कहीं ना कहीं लोग दबाव में आते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को ये एहसास होता है कि हुकूमत क्या चाहती है, और फिर उसी रोशनी में लोग इक़दाम करते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो नफ्सा नफ्सी का माहौल है, इसमें हर आदमी अपना तहफ़्फ़ुज़ पहले देखता है। तो हमने ये भी देखा है कि जब किसी एक अफसर पर कार्रवाई होती है तो दूसरे लोग मोहतात हो जाते हैं। लेकिन ये भी साथ में देखा जा रहा है कि इस अंदाज की कार्रवाइयों के मुकाबिल कोई मजमूई तौर पर आवाज़ नहीं बुलंद होती है, चाहे वो IAS लॉबी हो, चाहे वो अखिलती तबके के उलमाए किराम हो, चाहे दानिश्वर हो। कोई भी इज्तिमाई तौर पर आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। कि बिल्कुल वही मामला है कि सब अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ में मुब्तला हैं, सब खौफज़दा हैं, और मजमूई तौर पर कोई आवाज़ एहतजाज बुलंद होती नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल तारिक कमर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में फौज की जानिब से अंजाम दिए गए उड़ी ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी मिलिटेंट को फौज ने मीडिया के सामने पेश किया। इस दौरान उसने ये बात तस्लीम की है कि वो पाकिस्तान का रहने वाला है और पाकिस्तान में उसे दहशतगर्दी की तरबियत दी गई थी। उसका कहना है कि खुद सुपुर्दगी के बाद हिंदुस्तानी फौज ने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया। तो सन 2014 के अंदर मेरे वाली की डेथ हुई थी, तो वो घर में कोई कमाने वाला नहीं था। तो अभी वो डेथ हुई, मैं उस दिन से मैंने काम करना शुरू किया। तो मैं सियापुर चला गया फैक्ट्री में अपना मिले कपड़े। तो उधर एक आस नाम लड़का था जिसके साथ मैं कॉन्टैक्ट होता था, बहुत चीज़ थी। तो उसके साथ वो लश्कर करवा के लिए 22 साल के लड़के का काम करता था। तो मुझे वह नहीं पता था। तो उसने मेरे साथ हुआ कि कोई ऐसा थी, उसने ऐसे भी आके अपना और मुझे लगा कि जहाँ पर लेकर उसने मुझे 20,000 रुपये में घर भेज दिया। हम चारों को कश्मीर में आने का किया था। तो हमने तो प्यार किया, खूब प्यार कर रहे हैं, हमने रोज प्यार किया। और रोज प्यार करने के बाद हमें पाकिस्तान के लोग शेर कैंप है पाकिस्तान है, तो और 5 भैंस दी, 2 खजूर दिया और 1 किस्म दिया। हमने सामान लिया, राशन दिया, खाने पीने का 8-9 दिन का सामान था। देखा हिंदुस्तान आर्मी ने इलाके को घेरा और सील कर लिया था। सील करने के बाद उन्होंने ऐलान किया, जो पड़ा था उन्होंने ऐलान किया, तुरंत कहा कि अपने आप को हमारे वाले कर दो, हमको कुछ नहीं थे। लेकिन जो मेरे साथ अनस भाई था, वो पुराना बंदा था, उसने फायर कर दिया पर आ गया, क्योंकि हिंदुस्तानी आर्मी के जवान को फायर किया, फायर मारा उसने। फिर वाकई कार्रवाई में हिंदुस्तानी आर्मी ने फायर खोला, उसमें 7 लोग आदमी था, उसको तो मार गिराया। ऐलान किया तो हिंदुस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद मुझे ऐसा टॉर्चर, मारा, पीटा नहीं, भाई की तरह मीटर की तरह रखा, सरेंडर किया, मिनिस्टर से पहुँच गया। उस दौरान जाती कैदी नहीं बना सकता, अभी इंसानियत को ऐसा नहीं जाती नहीं। तो मैं कोशिश कर रहा कुछ मारा, पीटा नहीं जैसे कैदी ना पाना, लेकिन मैंने गलती की, मैंने गलती का एहसास मैंने बेवकूफ़ी की है। दिल्ली फसाद के मामले में दिल्ली पुलिस की बार बार सरजनिश हुई है। दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने कई बार फटकार भी लगाई है। हालांकि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के किस एंगल से तहकीकात करना चाहती है वो भी वाज़ेह नहीं है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली तशद्दुद के एक मामले में समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए करकरडुमा कोर्ट ने अपनी नाराजगी का इजहार किया और कहा कि पुलिस का बार बार अदालत में आकर उज़्र पेश करना और माजूरत ख्वाही करना अफसोसनाक है। कोर्ट ने कहा कि जांच कहां तक पहुंची, तफ्तीश का क्या हुआ। पिछले 2 महीनों में तफ्तीश के नाम पर कुछ नहीं हुआ। हालांकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से एक कमेटी भी तश्कील दी गई है जो शुमाल मशरिकी मामले में तहकीकात पर नजर रखती है।
वाज़ेह रहे कि निसार अहमद नामी शख्स ने गोकुलपुरी थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि तशद्दुद के दौरान कुछ लोगों ने उनका घर लूट लिया। इसके अलावा निसार अहमद ने एक और शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि 150 से 200 लोग आए और उनके इलाके में तशद्दुद किया। ये लोग माइक से ऐलान भी कर रहे थे। इस सिलसिले में गोकुलपुरी SHO ने दोनों शिकायत को एक FIR में ही कलब कर दिया था, जिसके बाद निसार ने अदालत से रुजू किया और अपनी परेशानी अदालत के सामने रखी। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि FIR दर्ज कराई गई है, लेकिन तहकीकात अभी तक आगे नहीं बढ़ी, जिस पर अदालत ने नाराजगी का इजहार किया और दिल्ली पुलिस की सरजनिश की। साथ ही दोनों मामलों में अलग अलग शिकायत दर्ज कराने की हिदायत भी जारी की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। न्यूज रूम लाइव में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नाजरीन, पंजाब के नए वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी काफ़ी मसरूफ़ है और उन्हें कई चैलेंज का सामना भी है। वो हुकूमती और तंजीमी महाज पर डटे हुए हैं। उन्होंने काबिना की मीटिंग तलब की है। ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग में बिजली के शोबे समेत मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया। इस मीटिंग में काबीनी वुज़रा और रज़िया सुल्तान ने शिरकत नहीं की है। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा देने के बाद मीडिया के सामने अपना बयान जारी किया। आपको बता दें कि मुस्तफ़ी होने के बाद उन्होंने पहली बार जो है मीडिया के सामने अपना बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि पंजाब के एजेंडे के लिए लड़ाई जारी रखने का अज़्म का उन्होंने इजहार किया। सिद्धू ने कहा कि वो हक और सच के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। सिद्धू के मुताबिक हक की लड़ाई में ओहदा कोई माने नहीं रखता। उन्होंने वाज़ेह किया कि मरकजी क़यादत न गुमराह करूंगा और न गुमराह होने दूंगा। मैं ना ते हाई कमांड नूं गुमराह कर सकदा ते ना गुमराह होण दे सकदा। सरमथे गुरु दे इंसाफ लई लड़न दे लई, पंजाब दे लोकां दी जिंदगी नूं बेहतर करन दी लड़ाई लड़न दे लई ते साधना दे लई लड़ाई लड़न लई सरमथे किसी भी चीज़ की कुर्बानी मैं दूंगा, लेकिन सिद्धांतां ते खड़ूंगा। इहदे लई मैनूं कोई सोचण दी लोड़ नहीं है। दागी लीडरां ते दागी अफसरां दा सिस्टम तां भन्निया सी, दोबारा उन्हां नूं लिया के उही सिस्टम खड़ा नहीं किया जा सकता। मैं इहदा विरोध करना। नंबर 2, मावां दियां कुੱਖਾਂ रोलण वाले सब तो वड्डा मुद्दा जिहड़ा सीगा, जिन्हां लोकां ने वड्डे अफसरां दा दायित्व निभांदे होए उन्हां लोकां नूं प्रोटैक्शन दित्ती, सुरक्षा कवच पाए, जिन्हां ने मावां दियां कुੱਖਾਂ रोलतियां, उन्हां नूं पहरेदार नहीं बनाया जा सकता। मैं ते अड़ू ते लड़ू, जानदा सब कुछ जान। उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये मेरा बुजुर्ग लाहौर च जदों अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ता सी ना, उदों नारा बुलंद सी, मेरी रूह की आवाज़। पंजाब की प्रगति, पंजाब में जिताउण दे लई कोई समझौता नहीं, but the collapse of a man's character stems from the compromise of my good. उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज मिशन शक्ति के तहत निर्भया एक पहल प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर सीएम योगी ने एक खुसूसी डाक टिकट और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम का निफाज भी जारी किया है। इन लिफाफों को मुल्क भर में भेजा जाएगा ताकि यहाँ के प्रोडक्ट को मुल्क भर में एक पहचान मिले। मिशन शक्ति निर्भया एक पहल प्रोग्राम के तहत हर जिला 1000 खवातीन का 1 रोज़ा बेदारी प्रोग्राम और उत्तर प्रदेश के तमाम 75 अजला में 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम शुरू करने का प्रोग्राम है। इससे 75,000 खवातीन को फायदा पहुंचेगा। सुरक्षा, सम्मान
और स्वावलंबन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए और सभी विभाग अपने अपने स्तर पर इस दिशा में प्रयास प्रारंभ करें। पुलिस ने इस पहल को आगे बढ़ाया था। पुलिस के साथ, गृह विभाग के साथ, इसके साथ महिला और बाल विकास विभाग जुड़ा, राजस्व विभाग जुड़ा, ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, और मुझे प्रसन्नता है कि उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज इस अभियान को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग ने भी आज ये मोर्चा संभाला है, जिसमें 75,000 बहनों को एक साथ उनके 3 दिवसीय प्रशिक्षण के साथ ही उन्हें अगले 3 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से प्रदेश के बैंकों के साथ जोड़ना, सस्ते में लोन की सुविधा उपलब्ध करवाना, शासन की विभिन्न योजनाओं की सब्सिडी का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाना और उनके स्वावलंबन को आगे बढ़ाना। यह अत्यंत सराहनीय पहल है। मैं इसके लिए विभाग को धन्यवाद देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। अक्सर वो रियासतें जहां पर बीजेपी की हुकूमत है, उन रियासतों पर ये इल्ज़ाम लगता आया है कि बीजेपी तो सिर्फ नाम के लिए ही हुकूमत कर रही है। पसे पर्दा तो इन रियासतों में आरएसएस ही है जो हुकूमत कर रही है। इस हवाले से मध्य प्रदेश के साबिक वजीर डॉक्टर गोविंद का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी कहा है कि संघ के इशारे पर सरकार काम कर रही है और आरएसएस की ही एमपी में हुकूमत चल रही है। डॉक्टर गोविंद का कहना है कि भिंड जिले में आरएसएस के कैंप में सरकारी मिशनरी का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि सीएम शिवराज सिंह बस एक मुखौटा है, सरकार तो आरएसएस की है। वास्तव में आज पूरी सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर काम करने वाली सरकार है और आरएसएस ही सरकार चला रही है। अभी भिंड जिले में अड़ोखर गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिविर लगा हुआ है। उस शिविर में सरकारी एम्बुलेंस लगी हुई है, पूरी सरकारी मशीनरी शिविर के लिए सामान ला रही है, सामान ढो रही है और उसके अलावा भी सब अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश हैं कि शिविर में आप उनको लाइए, सामान लाएं, ग्वालियर छोड़ें, लेके आएँ। ये काम चल रहा है। तो एक तरह से शिवराज सिंह जी तो मुखौटा है, सरकार तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है। जिस प्रकार तालिबान में पीछे बैठे हुए लोग तालिबानी सरकार चला रहे हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक हावी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, ये इल्ज़ाम कि शिवराज सिंह तो बस नाम के लिए है, सरकार तो नागपुर से चल रही है। मुनता इसकी वजह यह है कि कई बार इस तरह के इल्ज़ाम जो है कांग्रेस के जरिए लगाए गए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब भी आरएसएस का कोई कैंप लगता है तो उसमें हुकूमत की तरफ से जो सरपरस्ती और हुकूमत की मशीनरी जिस तरह से इस्तेमाल होती है, उसको लेकर सवाल बार बार उठाए जाते रहे। और फिर इसके साथ साथ जहां पर मुखौटा करार दिया गया है, वहीं पर सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस के जो तकाबुल जो किया गया है वो तालिबान के साथ किया गया है कि जिस तरह से तालिबान की हुकूमत चल रही है उसके पीछे बिहाइंड कुछ और लोग हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश में जो सरकार चल रही है इसके पीछे संघ का हाथ है। और इसके जरिए अगर बात करें तो सीधी तौर पर जो है सॉफ्ट हिंदुत्व का जो कांग्रेस का जो रास्ता है उस पर जा रही है, क्योंकि जो 4 सीटों पर जो ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ उसके लिए तैयारी कर रही है, वहीं पर कांग्रेस जो है सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रही है। और इस बात को भी जो है टारगेट किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो हुकूमत है वो शिवराज हुकूमत अब नहीं है, बल्कि इसके पीछे पते पर्दा दूसरी चीज़ें हैं और इसके जरिए आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश है। मुनज़्ज़ा बिल्कुल मेहताब आलम, और ये कोई पहली बार नहीं होगा कि इस तरह का इल्ज़ाम जो है बीजेपी की जो हुकूमतें हैं वहाँ पर लगाया जा रहा हो। लेकिन ये कहीं ना कहीं दिखता भी है, क्योंकि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, तो कहीं ना कहीं जो है मोहन भागवत भी देखते आए हैं कि पहले भी उन्होंने मॉनिटर किया है कि किस रियासत में बीजेपी की सरकार किस तरह से चल रही है। तो ऐसे में इस तरह के इल्ज़ाम लगना, बीजेपी इसको किस तरह से कहती है?
देखिए बीजेपी की जो है अभी थोड़ी देर पहले हमारी बीजेपी के तर्जुमान से बात हुई और उसके वजीर से जो है बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग से बात हुई, तो उनका कहना है कि कांग्रेस के पास आवाम के बीच जाने के लिए कुछ बचा नहीं है, अपनी साख खो चुकी है। अब तो अपनी साख को बचाने के लिए जो है वो उन लोगों पर इल्ज़ाम लगा रही है जो मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। RSS का मुल्क की कुर्बानी के लिए एक बड़ा किरदार है और अगर यहाँ पर किसी तरह का जनहित का काम हो रहा है तो उसमें किसी तरह का ताउन देना गलत चीज़ नहीं है। वहीं पर कांग्रेस का इल्ज़ाम यह है कि RSS का जो है मध्य प्रदेश में या हिंदुस्तान की तारीख में तरक्की में कोई किरदार हो या तहरीक आज़ादी में कोई किरदार हो तो उसको बता दिया जाए। और अगर फिर हुकूमत इस तरह से RSS को जो ताउन दे रही है तो क्या मध्य प्रदेश की जो दूसरी सामाजिक तंजीमें हैं उसके लिए भी सरकारी मशीनरी इसी तरह से खड़ी होगी जिस तरह से भिंड में जो खड़ी की गई है या जहाँ पर भी RSS के कैंप लगते हैं वहाँ पर वज़ीर आला से लेकर दूसरे जो वज़रा है काबीना वज़रा वहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो एक सियासत है, सियासत के पते पर्दा जो है और जो पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पर RSS की जो बात की जा रही है, ये सच है कि बगैर RSS के मशवरे के भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं उसके जरिए भी एक सियासत मध्य प्रदेश में जारी है। बिल्कुल मेहताब आलम, और ये भी कि जब चुनाव आते हैं तो ये भी कि बीजेपी अगर इतना अच्छा कारकर्दगी दिखाती भी है तो उसकी वजह कहीं ना कहीं RSS होती है, क्योंकि RSS के कारकुनान जो है वो ग्राउंड लेवल पर जाकर बहुत मेहनत करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी क्यों जब इस तरह के बयान आते हैं पल्ला झाड़ देती है? देखिए इसलिए कि वादे तौर पर अगर वे कह दे भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करेगी कि जो है हमारा उससे ताल्लुक है तो उसकी इमेज जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच या जो पॉलिटिक्स को लेकर, राजनीति को लेकर, जो सियासत को लेकर अवाम के बीच में उसकी साख कहीं ना कहीं मजरूह होती है। तो अगर हम RSS की बात करें और RSS की ज़ैली तंजीमों की बात करें तो उनकी तादाद जो है 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी एक उसकी पॉलिटिकल विंग है जिसकी सरपरस्ती वो करती रहती है। और फिर जहाँ भी सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं मुल्क में जहाँ भी जो है भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की जो है फीड जो है की ज़रूरत होती है कि फीडबैक क्या है वहाँ पर कहाँ पे ज़रूरत है उसके लिए काम RSS ही करती रहती है। चाहे हम गुजरात की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, कर्नाटक की बात करें, दूसरी रियासतों की बात करें, तो उससे पसे पर्दा जो चीज़ें हैं उसको भारतीय जनता पार्टी सामने ले आना चाहती है। और कांग्रेस बार बार ये चाहती है कि आवाम को बताया जाए कि हुकूमत जो चल रही है वो हुकूमत भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि जो है वो उसका रिमोट कंट्रोल RSS है और ये पब्लिक के बीच में जाना चाहिए। जबकि कांग्रेस खुद अब सॉफ्ट हिंदुत्व का अप्रोच अपनाए हुए हैं जो कि राहुल गांधी के रैलियों से साफ पता चल रहा है। बेहद शुक्रिया मेहताब आलम तमाम तर तफसीलात के लिए। कोलकाता में एक बड़ा हादसा पेश आया है। एक इमारत मुनहदम हो गई है और इस हादसे में एक खातून और एक 3 साला मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि हादसा कोलकाता के हरितोला में पेश आया है। मलबे से 4 दीगर अफराद को भी निकाला गया जिनका इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि इमारत काफ़ी खस्ता हालत थी जिसके चलते बचाव कार्रवाइयों में दुश्वारी पेश आ रही है। मलबा हटाते वक्त डर है कि कहीं बिल्डिंग का दूसरा हिस्सा भी मुनहदम न हो जाए। नाजरीन, न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।